फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन का मकसद बेसिकली क्या रहा है? इसमें हम देखते हैं कि आपके मुताबिक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इंटरप्रेट आपने करना है किसी भी परफॉर्मेंस को। मिसाल, आपने बचपन में F2 के अंदर वेरिएंस पढ़ा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस $800 फेवरेबल है तो क्या ये अच्छी बात है? मैं आपसे ये पूछता हूं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस $800 फेवरेबल है, व्हाट डू यू थिंक हैज द परफॉर्मेंस बीन ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट? आपको क्या लगता है 800 डिपार्टमेंट्स फेवरेबल है, अच्छा है, बुरा है? तो हम इसमें कह सकते हैं कि अच्छा है अगर हमने मटेरियल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। करेक्ट, देवेश आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अच्छा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, तो हमें पता कैसे चलेगा? हम इसका इंपैक्ट चेक करते हैं। इंपैक्ट को हम वहां पे वर्ड पढ़ते थे नॉक ऑन इफेक्ट। ऑन यूजेज वेरिएंस। तो अगर हमारा मटेरियल वेस्ट ज्यादा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने हल्की क्वालिटी वाला मटेरियल सस्ते में खरीद लिया, जिसकी वजह से यूजेज में जितने केजी लगने चाहिए थे उससे ज्यादा केजीज लग गए। तो हर फेवरेबल चीज अच्छी नहीं होती और हर एडवर्स चीज बुरी नहीं होती। तो इंटरप्रिटेशन में सबसे बुनियादी उसूल क्या है? अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि मैंने होंडा सिविक का 2016 का मॉडल, सनरूफ, ऑटोमेटिक, लेदर सीट्स, फॉग लाइट्स और साफ सुथरी गाड़ी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, 28 लाख रुपए में ली है। सही किया या बुरा किया? 28 लाख में मुनासिब है या महंगी है? तो आपके मुताबिक मेरा फैसला सही है या गलत है, पता कैसे चलेगा? सही और गलत के बेसिकली हर किसी के अपने अपने तकाजे हो सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी जजमेंट हो सकती है। तो व्हाट इज गुड और बैड इज मैटर ऑफ कंपैरिजन। अब अगर आप लोगों को गाड़ियों की मार्केट का कुछ पता ही नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि गाड़ी खरीदते हुए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं,
या 2016 मॉडल की वैल्यू अभी मार्केट में क्या चल रही है, टचअप क्या होता है, क्या बम्पर पे स्क्रैचेस काउंट होते भी हैं या कि नहीं होते, क्या ऑटो ऑटो ट्रांसमिशन एंड मैनुअल गियर में कोई फर्क होता भी है कि नहीं होता, हार्ड टॉप और सनरूफ में की वैल्यू में कोई फर्क होता भी है कि नहीं होता, क्या गाड़ी खरीदते वक्त उसके टायर्स की क्वालिटी उसकी वैल्यू पे असर डालती है या नहीं डालती। अगर आप लोगों को पता ही नहीं तो आप मेरे डिसीजन को सही या गलत कैसे कह सकते हैं, जब तक आपके सामने कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कंपेयर करने के लिए कोई बेंचमार्क सामने रखें या फिर यार्डस्टिक सामने रखें। इसमें क्या चीजें मुमकिन हो सकती हैं, एक मुमकिन हो सकती है कंपनी की अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस। ये देखें कि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू ये था और इस साल कंपनी का रेवेन्यू ये है। पिछले साल कंपनी का जीपी इतना था, अभी जीपी इतना है। पिछले साल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना था, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है। तो हम पिछले साल के मुकाबले में अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या बुरी रही है। दूसरा, ये देख आप सुनते थे या हमने बहुत बार सुना है कि एक वाल साहब बड़े खुशी से अपने दोस्त को बता रहे थे कि मेरा बेटा पूरी क्लास में दूसरे नंबर पे आया है, सेकंड पोजीशन ली है। तो उसका दोस्त बड़ी तारीफ करता है, माशाल्लाह यार तुम्हारा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन वो आगे से सवाल करता है कि क्लास में बच्चे कितने थे, तो उसका बाप बोलता है कि दो थे ही दो। तो अब वैसे तो सेकंड पोजीशन आना एक अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि अच्छा सेकंड पोजीशन आया। लेकिन अगर ये पूछा कि क्लास में बच्चे कितने थे और क्लास में बच्चे ही अगर दो थे तो फेल भी होता तो दूसरा ही आता। तो सिचुएशन क्या है कि आपने किसी भी रिपोर्टेड चीज को गहराई में जाके देख कि क्या ये वाकई में अच्छी है या ये बेहतर हो सकती थी, या सिर्फ दिख रही अच्छी है लेकिन दर हकीकत है बुरी। तो हम अपनी ही पिछले साल की परफॉर्मेंस को या अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमने सोचा क्या था और हुआ क्या है। उसके अलावा हमने इंडस्ट्री एवरेजेस को भी देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज का एवरेज क्या रहता है। अब जब भी किसी चीज को कंपेयर किया जाता है तो उसमें एक यूज की जाती है एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन और दूसरा इस्तेमाल किए जाते हैं रिलेटिव मेजर्स या रिलेटिव इंफॉर्मेशन। आपसे यकीनन बचपन में यह सवाल किया गया होगा, कंपनी ए का प्रॉफिट 8 लाख रुपए है
कंपनी बी का प्रॉफिट 20 लाख रुपए है, बताए कंपनी ए और बी में से कौन सी कंपनी अच्छी है? कंपनी ए का प्रॉफिट 8 लाख है, कंपनी बी का प्रॉफिट 20 लाख है, कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर है? अगर आप 8 लाख और 20 लाख को कंपेयर करें तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर, और एब्सोल्यूट बेसिस पे कंपैरिजन करना बाज सही नहीं होता। एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। लेट्स से एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और एक मेडिकल का स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास सिर्फ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और मेडिकल वाले के पास बॉटनी एंड जूलॉजी है। अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मैक्सिमम ले सकता है 700 मार्क्स और मेडिकल का स्टूडेंट लेट्स से ले सकता है मैक्सिमम 800 मार्क्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 580। तो पड़ोसन आपकी वालदा के पास आ जाती है कि तुम्हारे बेटे के कितने मार्क्स आए हैं। आपकी वालदा बताती है कि मेरे बेटे के 580 मार्क्स आए हैं, और वो बोल देती है क्या तो थर्ड क्लास तुम्हारा बच्चा है? मेरी बेटी ने तो 625 मार्क्स लिए हैं, लिहाजा तुम्हारे बेटे को बोलो सुधर जाए, मेरी बेटी की तरफ देखने की जरूरत ना करे, मेरी बेटी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ने 580 मार्क्स लेके अंडर परफॉर्म किया है और मेडिकल वाली बच्ची ने 625 मार्क्स लेके कोई पहाड़ सर कर लिया? क्यों 625 ज्यादा नहीं है 580 से? ओके, ऐसे कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। सज्जाद भाई बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बच्चे ने 82% मार्क्स लिए हैं, जबकि मेडिकल के स्टूडेंट ने 78% मार्क्स लिए हैं। इनको हम कहते हैं रिलेटिव मेजर। इसी तरीके से अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें और आपको पता चले कि कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 करोड़ रुपए की, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 million, this is 8% profit वर्सेस कंपनी बी ने जो 2 मिलियन का प्रॉफिट किया है और उसमें इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ रुपए की। अगर तो 2 मिलियन 2.5 करोड़ का कितना परसेंट है? ये भी 8% है। हेंस पहले जो लग रहा था कि 20 लाख रुपए ज्यादा है 8 लाख रुपए से, तो कंपनी बी की परफॉर्मेंस ए के मुकाबले में बेहतर रही है, ऐसा कहना गलत है। तो एब्सोल्यूट के बेसिस पे कमेंट करना बाज दफा मुनासिब नहीं होता। जिस तरह हम किसी प्रोजेक्ट की कैलकुलेट करते हैं एनपीवी, तो एनपीवी का आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, लेकिन एक एब्सोल्यूट फिगर होती है।
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं IRR। लिहाजा प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट की एनपीवी को आपस में कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। अगर दोनों की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ है तो, अगर दोनों का टाइम फ्रेम मुख्तलिफ है तो कंपेयर करने के लिए उसको परसेंटेज में लाना ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो एक टर्म्स होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे टर्म्स होते हैं रिलेटिव मेजर्स। कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर रिलेटिव रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट। अच्छा, उसके अलावा पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर एक रिमार्क पास करना भी सही नहीं है। मिसाल, आपसे पूछा जाए कि कोई टीचर कैसा है, तो आप एक वर्ड के अंदर टीचर की पूरी पर्सनैलिटी सम अप कर दें, ऐसा मुनासिब नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि आप उसके क्राइटेरिया बनाएं कि किस हवाले से पूछ रहे हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। उसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? एनीवन, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, सजाद? Okay, amount of capital is fine. Devesh, fine, it's investment. Sajad, fine, it is total investment. How do we calculate this? Fine, equity plus non-current liabilities. Devesh, Sajad, it is not total assets minus total liabilities. It is total assets minus current liabilities. या फिर हम कह सकते हैं इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सो देवेश, इट इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बिजनेस में जो भी नॉन करंट कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, हाँ वो इक्विटी के सोर्स से हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स के सोर्स से हो, चाहे वो लायबिलिटी के सोर्स से हो, लेकिन होना लॉन्ग टर्म चाहिए। ओके, न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? आरओसीई के लिए न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, करेक्ट। इट इज प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिनोमिनेटर में अगर सोर्स मौजूद होगा तो न्यूमरेटर में उसका रिटर्न मौजूद रहना चाहिए। जिस तरह डिनोमिनेटर में अगर नॉन करंट लायबिलिटीज मौजूद हैं तो इंटरेस्ट न्यूमरेटर में रहना चाहिए। इसके अलावा हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें हम डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, इक्विटी को। अब यहां पे डेट मौजूद नहीं है तो न्यूमरेटर में डेट का रिटर्न भी हटा देंगे। इसके अलावा हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एसेट टर्नओवर का। एनीवन, हाउ डू वी कैलकुलेट एसेट टर्नओवर? Fair. Correct, Iman. It is sales revenue divided by capital employed. इसका मकसद है कि हम अपना $1 इन्वेस्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अपने $1 पे जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए उतना बेहतर है। अब थोड़ी मैथमेटिकली इस चीज को देख ले। एसेट टर्नओवर क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेल्स सेल्स में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या रह जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉरी सॉरी, एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता। एसेट टर्नओवर का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। तो अगर प्रॉफिट को अगर एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ROCE बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का ROCE बेहतर है या बुरा है? ओके, तो ROCE is contributed by two factors, एक एसेट टर्नओवर और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
तो अगर किसी कंपनी का आरओसी बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका एसेट टर्नओवर की वजह से है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से है। ये आगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही हो या बुरी रही हो, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी कैसी परफॉर्म किया है, ने कैसा परफॉर्म किया है, वो आप सिंगल रिमार्क नहीं दे सकते। दूसरा हम क्राइटेरिया बनाते हैं किसी भी कंपनी को जज करने का, कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी रही है। कैन यू गिव मी एन आइडिया व्हाट इज लिक्विडिटी? एनीवन, व्हाट इज लिक्विडिटी? कैश पोजीशन, ओके फाइन। देवेश, कैश फंड्स, ओके ठीक है। लिक्विडिटी, एनीवन एल्स? ओके, बेटर कि एसेट्स कितना इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू कैश टू पे डेट्स, फाइन। तो लिक्विडिटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी of a company to meet its current obligations. As they fall due. क्या कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटी को सेटल करने की पोजीशन होगी या नहीं होगी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। रिमेंबर, एक कंपनी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर टाइम पे उसने अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल ना किया, तो एक हंसता बसता घर उजड़ सकता है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी को भी ताले लग सकते हैं अगर वो टाइम पे अपने डेट्स को क्लियर नहीं करेगा। तो हम लिक्विडिटी को जज करने के लिए एक कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो में हम देखते हैं कि कंपनी को 12 महीने के अंदर अंदर पैसे मिलने कितने हैं, डिवाइडेड बाय कंपनी ने 12 महीने के अंदर अंदर पैसे देने कितने हैं। करंट एसेट्स का मतलब कि विद इन 12 मंथ्स हमारी कंपनी को कितने पैसे मिलने हैं, इन्वेंट्री बेच के, रिसीवेबल्स को कलेक्ट करके हमें कितने पैसे मिलने हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मकसद 12 महीने के अंदर अंदर कितने पैसे कंपनी ने पे करने हैं। तो अगर कंपनी को पैसे मिलने ज्यादा हैं और देने कम है, तो इसका मकसद कंपनी की पोजीशन स्टेबल है। अगर 1 रुपया मिलने का 1 रुपया देने का तो रिस्की है, क्योंकि 1 रुपया देना है ये श्योर है, लेकिन 1 रुपया मिलेगा टाइम पे ये जरूरी नहीं है। वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं,
उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। हम उसकी इन्वेंट्री को स्लो मूविंग मानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को हटा देते हैं, और डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। अच्छा, उसके अलावा लिक्विडिटी को सब डिवाइड किया जाता है इनटू वर्किंग कैपिटल रेशियोज। एक हम कैलकुलेट करते हैं रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, कि हम कितने दिनों में रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करते हैं, या हमारे पास रिसीवेबल्स कितने दिनों की सेल के होते हैं। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, कि इन्वेंट्री खरीदने से कितने अरसे में बिक जाती है। तीसरा कि हम अपने सप्लायर को परचेज के कितने दिनों बाद पैसे देते हैं। ये हो गया हमारे लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अलावा हम कंपनी की देखते हैं गियरिंग पोजीशन, यानी रिस्क कितना है। इसको हम गियरिंग भी कहते हैं और उसको हम लेवरेज भी कहते हैं। एक इसमें हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल गियरिंग। आप मुझे बताएं कि कंपनी के पास इक्विटी और डेट में से सेफ सोर्स कौन सा है कंपनी के लिए, कर्जा लेना या शेयर होल्डर से पैसा लेना, दोनों में से सेफ सोर्स कौन सा है फॉर कंपनी, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। यस, गुड। इक्विटी या शेयर होल्डर सेफ सोर्स है। अगर कोई कंपनी कर्जा लेती है तो उनको पैसे भी वापस करने हैं और उनको टाइम पे इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या इक्विटी का पैसा हुआ तो उनको हम रिटर्न दें या ना दें, और पैसे तो उनको वापस करने ही नहीं है। तो एक कंपनी जिसके ऊपर डेट ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की होगी। तो इसको मेजर करने का एक तरीका है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी।
कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी ने कर्जा कितना फीसद लिया हुआ है। दूसरा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है एज डेट टू इक्विटी रेशियो। इन दोनों रेशियो से आंसर्स डिफरेंट आएंगे, लेकिन मकसद सेम ही निकलेगा। दूसरा, कंपनी का कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग गियरिंग। हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन में दो तरह की कॉस्ट पढ़ते हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से रिस्की कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में से कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की कौन सी है? ओके, वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंपनी की सेल्स नहीं होती, लेट्स से हालात खराब हो गए, लॉकडाउन लग गया, कंपनी कुछ अरसे के लिए बंद हो गई, या कंपनी उतना वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, या कंपनी उतनी सेल्स नहीं जनरेट कर पा रही, तो कंपनी के गले में कौन सा खर्चा आएगा? फिक्स्ड, एग्जैक्टली। वेरिएबल कॉस्ट तो आपके दुख सुख के साथी है। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम पे काम करोगे तो वो बढ़ेगी, अगर आप कम वॉल्यूम पे काम करोगे तो वो कम हो जाएगी, अगर आप काम बंद कर देंगे तो वो कॉस्ट बच जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट हर वक्त आपके गले में नहीं लटकी रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो रिगार्डलेस ऑफ योर लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको भरनी ही भरनी है। तो एक बिजनेस अच्छा चल रहा हो, या एक बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा हो, या कोई बिजनेस अगर कुछ अरसे के लिए बंद हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी जान नहीं छोड़ेगी। तो टोटल स्ट्रक्चर में से फिक्स्ड कॉस्ट इज मोर रिस्की। तो एक हम ये देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कितना हिस्सा है। या फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? रिमेंबर, किसी भी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, कंपनी के डूबने के या कंपनी के नुकसान में जाने के उतने चांसेस ज्यादा होंगे। जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ फ्लक्चुएट करेगी। तो कंपनी को ज्यादा रिस्क फिक्स्ड कॉस्ट से है। तो ये हो गया तीसरा एस्पेक्ट। लास्ट एस्पेक्ट,
हम ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अंदर हम यूज करते हैं एक ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, और दूसरा हमने यूज कर लिया पी रेशो। इन्वेस्टर्स के लिए एक रेशो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवर, कि अपने प्रॉफिट में से कंपनी इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकती है। इसी तरह से एक हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड कवर, कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड कितनी बार कवर कर सकती है। उसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट यील्ड। यील्ड का मकसद याद रखें, यील्ड का मकसद है रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू। तो इंटरेस्ट यील्ड का मकसद रिटर्न डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं दूसरा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है? इट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। ये हो गया रेशियोज फॉर इन्वेस्टर्स। आपने जो भी कंपैरिजंस यूज किए हैं, उसको आप एग्जामिनर के सामने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जिस कंपनी के रेशियोज दिए गए हैं और जिस कंपनी के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, आपने उसके ऊपर सवाल उठाना है कि क्या दोनों कंपनीज की साइज बराबर है,
दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को एक डिफरेंट सेक्टर की कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह हमारे यहां अक्सर एक चीज देखी जाती है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो हर हुकूमत के जो सपोर्टर्स होते हैं वो अपने कायदीन को जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि इंडिया में इतने का पेट्रोल है या जापान में इतने का पेट्रोल है। वो अलग अलग कहानियां सुनाने बैठ जाते हैं। जबकि देखा जाए तो आप उन मुल्कों की इनकम को भी तो कंपेयर करें ना। जिस मुल्क में कमाया जाएगा उसी मुल्क में खर्च किया जाएगा। तो वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल तो इतना इतना महंगा नहीं है जितना कि जापान में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, फलां में चल रहा है। ओ भाई, तो कमा भी तो उस हिसाब से रहे हैं ना। हमारा मिनिमम वेज रेट है 13,200 रुपए या 13,000 रुपए। वहां पे तो कोई बंदा 13,000 रुपए में शायद रोटी भी ना खा सके। तो हमें इस चीज का ख्याल करना है। पहली बात की जो आपने कंपनी दोनों आपस में रखी है उनका साइज आपने देखना है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस भी एक जैसा होना चाहिए। अगर आप इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, क्या सरकमस्टेंसेस दोनों सालों में दोनों सालों में सरकमस्टेंसेस एक जैसे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक साल ऐसा हो जिसमें तो हालात मुनासिब रहे हैं लेकिन कोई साल ऐसा है जो कि बड़ा डिप्रेस्ड ईयर रहा है। तो अगर ओवरऑल इकोनॉमिक डिफिकल्टी रही है किसी साल में और आप उसको अगर किसी हेल्दी ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा करना भी गलत है। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उन सरकमस्टेंसेस के इंपैक्ट्स मेजर करके हम उन सरकमस्टेंसेस को एलिमिनेट करेंगे। उसको हम नाम देते हैं अंडरलाइंग परफॉर्मेंस। तो मिसाल अगर हम 2019 को 2020 से कंपेयर करेंगे तो लाइक विद लाइक नहीं हो पाएगा क्योंकि पता है कि 2020 जैसा कोई मनहूस साल ही शायद नहीं हुआ।
इसी तरीके से अगर 2021 की परफॉर्मेंस को इंशाल्लाह 2020 से जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यार 2021 में तो माशाल्लाह कंपनी ने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगेन आपकी वो परफॉर्मेंस लाइक विद लाइक नहीं है क्योंकि आप उसको एक पेंडेमिक वाले ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे अगर बुरे साल को आप एक अच्छे साल से कंपेयर करेंगे तो भी आप एक सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि जो कंपैरिजन होनी चाहिए वो टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल लाइक विद लाइक होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि आपके साथ मैच नहीं कर रहे, उनको वहां से हटा के फिर उसकी कंपैरिजन होनी चाहिए। नहीं अल्लाह ना करे सजाद, अल्लाह ना करे, लेकिन चले 2020 के मुकाबले में तो कुछ बेहतर ही होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि बिजनेसेस को जितना इम्पैक्ट इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है, और इंशाल्लाह 2021 में हम इस वबा से हमारी जान छूट ही जाएगी तो कुछ बेहतरी आएगी। ठीक है, ज्यादा उम्मीद ऑनेस्टली नहीं लगा पा रहे हम, लेकिन पेंडेमिक के मुकाबले में तो कुछ बेहतर हो ही जाएगा। इसी तरीके से कोई भी देखे ना, क्रेडिट क्रंच आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, इन्फ्लेशन बहुत पीक पे चली जाती है, तो ऐसे किसी भी साल को किसी हेल्दी ईयर से कंपेयर करना भी लाइक विद लाइक नहीं हो सकता। तो कहने का ये मकसद है कि मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे जितने भी रियलिस्टिक आप जितने भी मैक्सिमम चीजें आप इसमें अकाउंट फॉर करेंगे उतना जरूरी है। वारिस देखिए, इसमें बेसिकली मैच नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह हम एक प्रैक्टिकल बात करें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दस पॉलिटिकल कंसर्न्स, वी आर नॉट श्योर के पीटीआई उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी या वाकई में हम सही सिमत में जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अपनी जगह पे। लेकिन हम ये जरूर देख रहे थे कि जो 2000 ये नवाज का गवर्नमेंट का दौर हम कह लें अगर, तो उसमें स्टॉक मार्केट या जितनी भी कंपनीज थी उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, तो जो प्रॉफिट्स रिपोर्ट हो रहे थे और जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू उनकी बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिल रहे थे, तो वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, और कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी हद तक बेहतर थी। तो इंशाल्लाह ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो, जिस तरह गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम करेक्शन कर रहे हैं, हम 40-50 साल का कचरा साफ कर रहे हैं, तो पॉसिबल है, मैं किसी एक तरफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जरूर ये कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट जरूर आता है। तो इसाक डार ने, चले हम ये कह दें कि उसने कोई मैनिपुलेशन की होगी, कोई जाली इंडिकेटर्स रखे होंगे, जानबूझ के डॉलर को कंट्रोल करके रखा होगा, आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी, कुछ भी था, लेकिन हम ये देख रहे थे कि कंपनीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही थी, तो उसको हम जरूर अकाउंट फॉर कर